देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग तो कौन है जिन्होंने 6,000 जातियों में लोगों को बांटा। सबसे ज्यादा टुकड़े किसने किए? 6,000 से ज्यादा जातियों में इस देश के लोगों के टुकड़े करने का काम किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। आज आरएसएस के लोग हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ईसाई के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। ये संकट आरएसएस के लिए पैदा हो गया है कि अभी आरएसएस के अंदर जो ओबीसी के लोग काम करते थे, या तो आधे मन से काम कर रहे हैं या तो छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारे अंदर हैं अभी, चूंकि फंसे हुए हैं, 10-15 साल 20 साल लगाया है, तो सोचते हैं थोड़ा सत्ता में कुछ मलाई मिल जाएगी, तो इसलिए कुछ लोग फंसे हुए हैं, मगर पूरे मन से नहीं लगे हुए, आधे मन से लगे हुए। प्राइवेट में अगर बात करो, वो कहते हैं पटेल जी बात तो सब आपकी सही है, लेकिन क्या करें, थोड़ा हमारी मजबूरी है। ये मूलतः पिछड़े वर्ग के लोगों की आइडियोलॉजी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों की आइडियोलॉजी है। अगर आधुनिक भारत में और प्राचीन भारत में हम बात करें तो इस आइडियोलॉजी को बुद्ध ने, महावीर ने चलाया। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो इस आइडियोलॉजी को ज्योतिबा फुले ने चलाया, साहू महाराज ने आगे बढ़ाया, और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, और बाद में ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे तमाम महापुरुषों ने इस आइडियोलॉजी को, आर्यल चंदापुरी, कर्पूरी ठाकुर जैसे तमाम महापुरुषों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये केवल शेड्यूल कास्ट की आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक बहुजन आइडियोलॉजी है और शोषित वंचित समूहों की आइडियोलॉजी है। और इसमें पिछड़े वर्ग के महापुरुषों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा त्याग समर्पण भी रहा है पिछड़े वर्ग के लोगों का। लेकिन वो जो इस आंदोलन की नींव में जो पिछड़े वर्ग की भूमिका है, ब्राह्मणवादियों द्वारा षड्यंत्र करके ये भूमिका उजागर ना हो, क्योंकि अगर पिछड़े वर्ग की भूमिका इस मूवमेंट में जो है ये उजागर होती है तो पिछड़े वर्ग के लोग इस मूवमेंट में आते हैं। और अगर पिछड़े वर्ग के लोग इस मूवमेंट में आते हैं तो जो ब्राह्मण लोग हिंदू के नाम पर पिछड़े वर्ग को इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की आइडियोलॉजी में आ जाएंगे। तो एक साजिश के तहत ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने इस आइडियोलॉजी को शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों तक सीमित करने का काम किया और इस पूरे मूवमेंट को कहा यह दलित मूवमेंट है। बल्कि ज्योतिबा फूले के साहित्य को भी दलित साहित्य घोषित कर दिया और पेरियार के साहित्य को भी दलित साहित्य घोषित कर दिया। राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साहित्य को भी, ललई सिंह यादव के साहित्य को भी दलित साहित्य कहा गया, जबकि वास्तव में यह दलित साहित्य नहीं है। इसको बहुजन साहित्य कहा जा सकता है, इसको मूल्यवासी साहित्य कहा जा सकता है, या इसको शोषितों वंचित समूहों का साहित्य कहा जा सकता है। मगर इसको दलित साहित्य कहने के पीछे का मकसद ये है कि इसको लिमिटेड कर देना, कुछ लोगों तक लिमिटेड कर देना, ताकि ये जो मैसेज है ये लार्ज स्केल पर ओबीसी जो समाज है 52% से ज्यादा, उसमें ना जाए। तो ये साजिश, ये षड्यंत्र उनके द्वारा होता रहा। क्योंकि वामसेप ही देश में एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि ब्राह्मणों की साजिश और षड्यंत्र को समझ सकता है। तो निरंतर वामसेप ओबीसी को जगाने के काम में लगा रहा और ओबीसी को ये कहता रहा, भाई फूले तो तुम्हारे हैं, बुद्ध तो तुम्हारे हैं, पेरियार तो तुम्हारे हैं, साहू महाराज तो तुम्हारे हैं, ललई सिंह यादव तुम्हारे हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा तुम्हारे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तो ओबीसी के लोगों के लिए इस्तीफा दिया। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये बातें समाज को किसने बताई? ये तमाम बातें समाज को, ओबीसी के लोगों को बताने का काम वामसेप और वामसेप से जुड़े संगठनों ने किया। तो इसकी वजह से आज जो समाज में एक चेतना निर्माण हो रही है, एक जागृति पैदा हो गई, ओबीसी के अंदर पैदा हो गई, तो उनका विचार बदल गया। जब ये आइडियोलॉजी उन तक नहीं पहुंची थी तो वो लोगों को आरएसएस के लोग हिंदू के नाम पर बरगलाकर आरएसएस में, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में काम करवाते थे। लेकिन जब ये आइडियोलॉजी उन तक पहुंच गई तो उनको समझ में आ गया कि हमारा हित कहाँ है और हमारा अहित कहाँ है। हर आदमी अपने हित के लिए ही जुड़ता है कहीं, लेकिन जब उनको ये आइडियोलॉजी नहीं पता थी तो उनको ब्राह्मणों ने बरगलाया तुम्हारा हित यहाँ है। तो इसकी वजह से वो उधर थे, और जब उनको समझ में आ गया तो अभी वो साइड चेंज कर रहे हैं और अभी वो हम लोगों की साइड में खड़े हो गए और देश भर में खड़े हो गए। ये संकट आरएसएस के लिए पैदा हो गया है कि अभी आरएसएस के अंदर जो ओबीसी के लोग काम करते थे, या तो आधे मन से काम कर रहे हैं या तो छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारे अंदर हैं अभी, चूंकि फंसे हुए हैं, 10-15 साल 20 साल लगाया है, तो सोचते हैं थोड़ा सत्ता में कुछ मलाई मिल जाएगी, तो इसलिए कुछ लोग फंसे हुए हैं, मगर पूरे मन से नहीं लगे हुए, आधे मन से लगे हुए। प्राइवेट में अगर बात करो, वो कहते हैं पटेल जी बात तो सब आपकी सही है, लेकिन क्या करें, थोड़ा हमारी मजबूरी है। तो कुछ मजबूरी में उधर है, वो भी पूरे मन से अभी आरएसएस में नहीं है। ये बड़ा परिवर्तन वामसेप की वजह से आया हुआ है। और मेश्राम साहब ने जो कोशिश किया लगातार पिछले 30-35 सालों से, लगातार जो मेश्राम साहब ने खास तौर से ओबीसी के जागृति के लिए जो कोशिश किया, उसका ये नतीजा है कि आज बहुत बड़े पैमाने पर ये जागृति
फैल गई है और इसलिए आरएसएस को ये दिक्कत पैदा हो गई है और ये अभी बढ़ने वाली है आने वाले सर, ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सड़कों पे आंदोलन कर रही है और भारत बंद जैसे कार्यक्रमों को भी चला रही है, लेकिन जो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके कान तक मतलब बात नहीं पहुंच रही है। इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, नरेंद्र मोदी को मैं ऐसा सोचता हूं, अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है या नहीं थे, उनकी जाति ओबीसी में आ गई, तो अगर अभी ओबीसी के लिए कोई काम होता है तो नरेंद्र मोदी की जाति को भी फायदा होगा। तो नरेंद्र मोदी को कोई ऑब्जेक्शन है होना ही नहीं चाहिए। हमको, हमारे समाज को जिस चीज से फायदा हो वो करने में हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? तो नरेंद्र मोदी को भी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। मगर यदि नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं तो किसी के दबाव में नहीं कर रहे। वो दबाव कौन सा है? वो दबाव आरएसएस के लोगों का है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। वो दबाव है कि तुम प्रधानमंत्री रहो, हम लोगों के सहयोग से प्रधानमंत्री बने हो, तो तुम्हें अपने समाज के हित में कोई फैसला नहीं करना है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है आरएसएस के ब्राह्मणों के। तो ये आरएसएस के लोग नहीं चाहते, ब्राह्मण नहीं चाहते कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो ब्राह्मण 3.5% है, ये पता चल जाएगा। तो ओबीसी 52-60%, वो क्यों ब्राह्मण 3.5% के पीछे लगेगा? तो नहीं लगेगा। ये उनको पता है। ओबीसी का तो छोड़ो, क्षत्रिय भी नहीं लगेगा, वैश्य भी नहीं। वो बोलेगा ब्राह्मण से ज्यादा तो हम ही है। जब ब्राह्मण से ज्यादा क्षत्रिय है, ब्राह्मण से ज्यादा वैश्य है, तो ब्राह्मण के पीछे क्यों लगेगा? लगेगा नहीं। तो ब्राह्मणों को लगता है कि जाति आधारित जनगणना होगी तो हम सिंगल आउट हो जाएंगे। और जो हमने इन लोगों को बेवकूफ बना करके, किसी को हिंदू के नाम पर, किसी को सवर्ण के नाम पर बेवकूफ बना करके जो इन लोगों का हक हिस्सा हम खा रहे हैं, तो ये मलाई हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जागृत हो जाए जाति आधारित जनगणना से। तो इससे सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति, 3 प्रकार की क्रांति जाति आधारित जनगणना से होगी। और ब्राह्मण नहीं चाहता कि क्रांति हो, क्योंकि क्रांति होगी तो जितना ऊपर है उतना नीचे आ जाएगा, जितना ऊपर बैठा हुआ उतना नीचे आ जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहता क्रांति हो। इसलिए मैंने कल भी अपने स्पीच में कहा कि ब्राह्मण लोग जाति जनगणना न कर रहे हैं और न करने वाले हैं। मगर अगर हम लोग अपनी ताकत निर्माण करते हैं तो अपनी ताकत के बल पर हम उनसे जाति जनगणना करवा सकते हैं, या हम खुद ही उस लायक हो सकते हैं कि हम खुद ही अपनी जनगणना कर सकते हैं। तो वो आसानी से करने वाले नहीं है। हमें ही इसके लिए पहल करना होगा और ये मानना पड़ेगा कि हमें ही वो ताकत निर्माण करनी होगी कि हम खुद ही अपनी जनगणना करने और करवाने लायक हो जाए। सर, आप जैसे लोग बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग और नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट जैसे शब्दों से आप लोगों को प्रयोग किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? बैन करने की मांग हो रही है वामसिप को। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग तो कौन है जिन्होंने 6000 जातियों में लोगों को बांटा? सबसे ज्यादा टुकड़े किसने किए? 6000 से ज्यादा जातियों में इस देश के लोगों के टुकड़े करने का काम किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। आज आरएसएस के लोग हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ईसाई के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, के नाम पे भी है। और हर जाति का अलग अलग मिनिस्टर बना रहे हैं। एक जाति को दूसरी जाति से ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं इस जाति के खिलाफ हमें वोट दे दो, उस जाति के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे आई? उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे आई? जाति जाति का विरोध करके, धर्म के नाम पर लड़ा करके ही तो उत्तर प्रदेश में सरकार आई। तो ये जो दूसरे को कह रहे हैं वो खुद ही टुकड़े टुकड़े गैंग है। असल टुकड़े टुकड़े गैंग वही है जो विदेश से आए, भारत के टुकड़े किए, भारत के लोगों के टुकड़े किए, भारत के समाज के टुकड़े किए। असल टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो चोर होता है। वो चोर सोचता है मुझे कोई चोर ना कहे, इसके पहले मैं दूसरे को चोर चोर कह के दौड़ा लूं, तो लोगों का अटेंशन दूसरे की तरफ हो जाएगा। जो इस देश में भाईचारा चाहते हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, जो लोगों को चाहते हैं कि हर आदमी इंसान है तो इंसानियत की तरीके से उसका व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। हम कौन सा कह रहे हैं ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे? हम तो ये कह ही नहीं रहे ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे। हम तो ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये इंसाफ है, ये न्याय है। तो इंसाफ जो कर रहा है वो टुकड़े टुकड़े करने की बात कर, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम ब्राह्मणों ने तोड़ा।
हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब भड़काने का मामला कहाँ से? किसी ने हमको 10 जूता मारा, हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि भैया उन्होंने तुमको 10 जूता मारा और फिर मारेंगे, तुमको 10 जूता मारा था अभी तक और उनके साथ रहोगे फिर 10 जूता मारेंगे, इसलिए अपनी ताकत इकट्ठा करो ताकि तुमको कोई जूता ना मार सके। तो भड़काने की बात वो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वही हम कह रहे हैं, ये भड़काना कैसे हो गया? हम कब कह रहे हैं कि किसी ब्राह्मण को पीटो, मारो, पकड़ो, ऐसा तो कह नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं ब्राह्मण 3.5% है और 3.5% होके देश की विधायिका पर, देश की कार्यपालिका पर, देश की न्यायपालिका पर, देश की मीडिया पर कब्जा किए हुए है, देश के संसाधनों पर कब्जा किए हुए है। और जो देश के असल बासिंदे हैं, मूल निवासी हैं, उनको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसमें गलत क्या है? तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ब्राह्मणों का कब्जा है, तो इसमें गलत कहां से है? हम भड़काने का काम कहां कर रहे हैं? हम भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, मगर ब्राह्मणों को लगता है कि इनका समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो इसलिए इनके खिलाफ में अफवाह फैलाई है। तो तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है। अभी तो केवल सिंगल उनकी मीडिया नहीं है ना, अभी तो सोशल मीडिया है। तो अभी आप जैसे लोगों के माध्यम से हम लोगों की भी आवाज पहुंच रही है। इसको भी बंद करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, ये बंद नहीं हो सकता, ये बंद नहीं हो सकता। इसका बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, ये बंद नहीं कर सकते हैं। और हमसे ज्यादा उपयोग वो कर रहे हैं इसका। अभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे आई? व्हाट्सएप और यूट्यूब और फेसबुक को आधार बनाकर बहुत सारा उनके आईटी सेल ने गलत जानकारियां, उत्तर प्रदेश में भी गलत जानकारियां कि इतने यादव को समाजवादी पार्टी ने जो है एसडीएम बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो गलत जानकारियां सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके उन लोगों ने फैलाया और उसको आधार बना करके सरकार बनाया। हम तो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया को भी आप सही तरीके से चलाने के लिए काम करो, कोई भी गलत अफवाह ना फैला पाए, गलत खबर ना फैला पाए। तो ये सारी चीजें, मगर वो क्यों करेगा? तो सबसे ज्यादा वही इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लोग तो सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा गलत इस्तेमाल तो वो लोग कर रहे हैं। आप जैसे लोग जब अपनी बातें रखते हैं सोशल मीडिया पर, तो लोग कहते हैं कि वो लोग कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग का वीडियो पड़ता है तो कहते हैं ये लोग विदेश से पैसा ले रहे हैं, एजेंट हैं। इसका तो कोई सबूत होना चाहिए उनके पास है। हम ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विदेशी है, हमारे पास सबूत है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया का डीएनए रिपोर्ट का, हमारे पास सबूत है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जवाहरलाल नेहरू का, हमारे पास सबूत है ना, तिलक के आर्टिकल होम इन द वेदाज का। उनके पास क्या सबूत है? उनकी तो सरकार है ना सेंटर में, वो रोक ले पैसे। अरे भारत सरकार चाहेगी तभी ना विदेश से पैसा आएगा। तो विदेश से पैसा अगर आ रहा होता तो वो रोक नहीं दिए होते। गवर्नमेंट उनकी है तो उनको ये कहने की जरूरत थोड़ी ही है, वो तो रोक सकते हैं। अगर विदेश से गलत तरीके से पैसा आ रहा है तो उसको रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बदनामी करने का, चूंकि दुश्मन जो है वो क्या करता है, पहले आपको आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। पहले वामसेप चलता था, भारत मुक्ति मोर्चा चलता था, कोई ध्यान नहीं देता था। अब उनको लगता है कि अब ध्यान नहीं देने से, अगर हम नहीं बोलते हैं तो भी लोग तो इनको देख ही रहे हैं, लोग तो इनका सपोर्ट कर ही रहे हैं, इनका मामला तो आगे बढ़ रहा है। तो इनको बदनाम करो ताकि जो लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा किया जाए। तो इसलिए हमारे भी कुछ लोगों को काम पर लगाया है व्हाट्सएप और यूट्यूब पे। केवल वही लोग नहीं लगे, उनको पता है पंडित जी की बात तो ये लोग मानेंगे नहीं, तो इसलिए हमारे ही समाज के कुछ लोगों को यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर इस काम में लगाया हुआ है कि वामसेप की बदनामी ही दिन रात करते रहे। अगर उनको पूछो कि ऑप्शन क्या है दूसरा, नहीं ऑप्शन तो कोई नहीं है। वो लोग तो कहते हैं कि लड़ाई तो अम्बेडकर और गांधी को लड़ाना चाहते हैं, भी दिल्ली से काफी बहुजन समाज के लोग। नहीं, वो तो अम्बेडकर और गांधी का जो लड़ाई है वो कोई लड़ाई अम्बेडकर और गांधी की खेती के लिए तो थी नहीं कि गांधी की खेती और अम्बेडकर की खेती बगल बगल थी और किसी ने किसी का मेड़ ज्यादा काट लिया इसलिए लड़ाई हो गई, ऐसी तो लड़ाई है नहीं। तो लड़ाई इस बात की है, विचारों की लड़ाई थी और जो बहुजन समाज को हक अधिकार चाहिए थे, जो इस देश में हजारों साल से शोषित वंचित समाज के लोग थे, उनको जो हक अधिकार चाहिए थे, वो हक अधिकार के लिए अम्बेडकर लड़ रहे थे, कोई अपने लिए थोड़े ही अम्बेडकर लड़ रहे थे। तो वो लड़ाई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है ना, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया उसका पूरा वायलूम लिखा हुआ है।
उससे कौन इनकार कर सकता है? अंबेडकर ने ही लिखा हुआ है, तो अंबेडकरवादी लोग उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? तो वो तो सबको पता है कि बाबा साहब और गांधी जी के बीच में जो टकराव था वो हमारे समाज के अधिकारों को लेकर के टकराव था। तो उसमें कोई ये कहे कि नहीं, हम बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी का टकराव नहीं था, तो इसको तो कोई मानने वाला नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी, कम से कम जो अंबेडकर को मानता है, वो कम से कम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये तो बाबा साहब ने ही लिखा है। आप पढ़ो ना, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया, वो पढ़ो, उनका खुद ही उन्होंने लिखा हुआ है, सारी बातें लिखी हुई है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें करना मुझे नहीं लगता कि कोई उचित है। और जो मूवमेंट चल रहा है उसमें जो वैचारिक मूवमेंट होते हैं उसको हिस्ट्री भी समझना होता है, करंट भी समझना होता है। अगर आप ये चाहते नहीं भारत के इतिहास को छोड़ दो और करंट पर ही करो, कैसे होगा? भारत के इतिहास जो है, चाहे वो बाबा साहब का इतिहास हो, चाहे उसके पहले का इतिहास हो, उस इतिहास को समझकर हम ही आगे चल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी संघर्ष रहा और जिनसे भी रहा उसको भी समझने की जरूरत है। और करंट में हमको अपने हक अधिकार के लिए क्या करने की जरूरत है, वो भी करने की जरूरत है। तो दोनों में तालमेल बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है।